इसका नाम है गोलीय दर्पण। आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर्स। क्या है गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जैसे मान लीजिए एक वॉलीबॉल है जो कांच का बना हुआ है, जिसमें आर पार दिखाई देता है। हम उसको यहां से ऐसे काट देते हैं, वॉलीबॉल को बीच में से काट देंगे तो एक बाउल टाइप का बचेगा, कटोरी टाइप का। उसकी एक तरफ पॉलिश कर दिया जाएगा, बाहर से पॉलिश कर देंगे, और अंदर वाला तल जैसे हम दर्पण सुबह देखते हैं उस टाइप का होगा, यानी परावर्तक तल होगा। तो उसका नाम होगा अवतल दर्पण। अगर इसको काटने के बाद इस पर अंदर से पॉलिश कर देंगे, कलई कर देंगे, और इसका बाहरी तल परावर्तक होगा, तो इसका नाम होगा उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो तरह के दर्पण होते हैं। सामान्यतः जब हम अवतल दर्पण को बनाते हैं तो इस तरीके से बनाकर इसके ऊपर ऐसे कलई कर दिया जाता है। ये प्रतीक है अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का जो चिन्ह है, प्रतीक है, उसमें दर्पण को इस तरीके से बनाकर इसके अंदर से पॉलिश कर दिया जाता है। जो पॉलिश किया जाता है वो पारे का अथवा चांदी का किया जाता है, क्योंकि पारा और चांदी जो है बहुत ही कोमल होता है। इसलिए उस कलई को मिटने से बचाने के लिए, खरोच आने से बचाने के लिए उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का मोटा पेंट कर दिया जाता है, ताकि जो कलई है वो सुरक्षित रहे। तो अब इसमें जो है, अगर हम इधर बाईं तरफ से कोई वस्तु रखेंगे तो इसका इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। बाईं तरफ से रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। और इसमें इस दर्पण में इधर से प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। वस्तु को इसके सामने, परावर्तक तल के सामने रखने पर इसमें भी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये दोनों दर्पण है, दोनों का चिन्ह है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। अब इसके बाद आता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जिसको बिना परिचय किए उसका, परिभाषाओं का, हम आगे बढ़ेंगे तो समस्या होगी शब्दावली को समझने में। तो इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो गोलीय दर्पण जहां से काटा गया है, यहां से लेकर के यहां तक, ये दूरी जो है, ये बीच की जो दूरी है, ये कहलाती दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब गेट होता है, एपर्चर होता है। और एपर्चर जो होता है, ये इसके खुले मुंह के बीच की दूरी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब द्वारक के बाद एक वक्रता केंद्र आएगा। वक्रता केंद्र जिस गोले से दर्पण को काटा गया है, जिस काल्पनिक गोले से दर्पण को काटा गया है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो दर्पण का वक्रता केंद्र, अगर डिफिनेशन देना है, परिभाषा बताना है, तो हम इस तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि उस काल्पनिक गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव जो होता है वो दर्पण के परावर्तक तल का, M1 और M2 के एकदम बीचों बीच में एक बिंदु मिलेगा, जिसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, और सामान्यतः इसको P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। अब ध्रुव और C को मिलाने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इधर ये मुख्य अक्ष है,
ये बड़ी सी लाइन मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष अगर बताना हो तो किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब कुछ परिभाषाएं इससे संबंधित और हैं, जैसे P से लेकर C से लेकर P तक के बीच की दूरी को, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि उस काल्पनिक गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस काल्पनिक गोले की, काल्पनिक गोला हमने बताया जैसे कोई खोखला गोला है, हमने वहां से काट के निकाल लिया है, तो निकालने के पहले जो गोले की त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या P से लेकर के C यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अथवा वक्रता त्रिज्या उस काल्पनिक गोले की त्रिज्या होती है जिसका कि दर्पण एक भाग है। तो वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, इतना हुआ। अब ये है फोकस। C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव की एकदम बीचों बीच में एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं मुख्य फोकस F से लिखा जाता है। C और P के बिल्कुल बीच में एक बिंदु होता है जिसको फोकस F से निरूपित किया जाता है। इसकी जो परिभाषा है अभी बाद में बताएंगे, लेकिन C और P के बीच में एक बिंदु होता है जिसको मुख्य फोकस के नाम से जाना जाता है। फोकस की परिभाषा थोड़ा भी बताएंगे डिटेल में। तो अगर कहें मुख्य फोकस क्या है, तो वक्रता की त्रिज्या और ध्रुव के बीच मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है, और ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वहां ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद एक और आता है फोकस तल। तो फोकस तल क्या है, फोकस तल के बारे में बताते हैं। फोकस तल जैसे मान लीजिए एक तल है, या एक तल है और इसको ऐसे फोकस पर खड़ा कर दिया गया ऐसे, तो ये जो तल होगा, ये तल होगा एक फोकस तल कहलाएगा। मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस से होकर जाता है फोकस तल कहलाता है। तो इतनी परिभाषाएं जो है वो गोलीय दर्पण से संबंधित है। गोलीय दर्पणों से संबंधित इतनी सी परिभाषाएं हमको याद रखना है। अगर बुक होगी, कोई भी पब्लिकेशन की बुक होगी, उन सब में इन परिभाषाओं को दिया गया है और हमने चित्र बनाकर समझाने का प्रयास किया ताकि हम लोग त्रिज्या से, व्यास से, इन सब से परिचित हैं। तो अगर हम उससे जोड़ लेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, याद करने में आसानी होती है। इसके बाद अभी हमने कहा था कि हम फोकस की जो डेफिनेशन है मुख्य फोकस की उसको बताएंगे। तो मुख्य फोकस की परिभाषा हम बताते हैं क्या है। गोलीय दर्पण, सबसे पहले दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण, और इसी से लगा हुआ ही एक साथ साथ उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं ताकि हम दोनों की परिभाषाएं आसानी से बता सके। तो ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण।
इसका मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये इसका पोल है, ध्रुव है, ये इसका सी है, वक्रता केंद्र है, और यहाँ बीच में अभी मिलेगा यह। तो मान लीजिए यहां पर कोई वस्तु रखी बिल्कुल सामने, तो इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो भी मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी, जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ये जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दर्पण से टकराएगी। क्योंकि आगे कलई की गई है तो इसको पार नहीं कर सकती क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। तो टकराने के बाद ये अगर हम माने कि ये वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है, तो कोई भी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दर्पण के लंबवत होती है। अगर हम इसका बहुत छोटा सा भाग ले लें तो ये मानेंगे कि ये इस पर 90 अंश का कोण बनाती है। ऐसे ही अगर हम यहां से इसको मिला दें, सी से लेकर इसको मिला दिया जाए, सी से जहां पर ये मिल रहा है इसको अगर हम मिला दें, तो मिलाने के बाद ये इसके लंबवत है, 90 अंश है, यानी अभिलंब है। हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि जितना कोण बनाते हुए कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, ठीक उतना ही कोण बनाते हुए यहां से निकलती भी है। तो ये किरण गई और जितना कोण यहाँ आई बनाते हुए गई है उतना ही कोण आर बनाते हुए यहां से निकल रही, इस तरीके से आ रही है। तो ये रेखा हम नहीं दिखाते यहाँ पर, इसको अगर हटा दिया जाए, इस रेखा को यहां से हटा देते हैं, तो ऐसा हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आकर मुख्य अक्ष को काटती है। तो जिस बिंदु पर काटती है ये रेखा जाएगी, ये भी यहीं पर आकर काटेगी। ये रेखा जहां टकराएगी ये भी आकर यहीं पर मिलेगी, अगली रेखा जाएगी ये भी यहीं पर आकर मिलेगी। तो सभी रेखाएं जितने भी मुख्य अक्ष के समांतर जाकर दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद सभी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं और इस बिंदु को कहेंगे फोकस। अगर हम यहां से परिभाषा इसकी निकालें तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के यानी मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर आकर केंद्रित हो जाते मिल जाती हैं और इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। और ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वास्तविक होती है या फोकस वास्तविक होता है। अब यही प्रक्रिया अगर हम यहाँ उत्तल दर्पण के लिए लागू करें, उत्तल दर्पण के लिए दोहराएं, तो इसका देखो मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, इसका यहाँ पर सी है, इसका पी है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी। किसी भी दर्पण पर किरणें सदैव बाईं ओर से ही डाली जाती है, दाहिनी ओर से नहीं डाली जाती। तो जब यहां से हम किरणों को डालेंगे और मान लीजिए कि ये सी से हम इसको मिला देते, ये तो हमने कहा कि लंबवत होती है, तो इस किरण को ऐसे आगे बढ़ा ले तो लंबवत है। तो जितना कोण बनाते हुए इसके साथ जितना कोण बनाते हुए किरण आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए ऐसे निकलेगी, ये कोण आर होगा। यहां से ये भी बाहर की ओर ही निकलेगी, इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ा लेंगे एकदम सीधे। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं। मान लीजिए दिखाया नहीं जाता है लेकिन समझने के लिए जरूरी होता है। तो जो भी किरण आएगी वो टकराने के बाद ऐसे बाहर निकल जाएगी, दूसरी किरण आएगी वो भी टकराने के बाद ऐसे बाहर निकल जाएगी, तीसरी किरण आएगी वो भी टकराने के बाद ऐसे बाहर निकल जाएगी, अगली किरण आएगी वो भी टकराने के बाद ऐसे बाहर निकल जाएगी। अगर हम इन किरणों को
आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो क्या करते हैं, हम इन किरणों को इधर पीछे की ओर डॉट डॉट दिखाते हैं, क्योंकि वास्तव में ये किरण पार नहीं होती है, हमने इसको पारगमित कर लिया है, पीछे बढ़ाया है। तो ये सभी किरणें अगर इधर से हम देख रहे हैं तो ये लगेगा कि एक एक ही बिंदु से सभी किरणें आ रही हैं, और उस बिंदु का नाम होगा मुख्य फोकस। तो इसमें देखो, इसमें मुख्य फोकस पर सभी किरणें आकर मिल रही थी, और इसमें सभी किरणें बाहर निकल रही हैं और पीछे बढ़ाने पर फोकस पर जाकर मिल रही हैं। तो इसका फोकस आभासी होता है, प्रतीत होते हैं। यानी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, और इस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, और बी से लेकर के एफ तक की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहा जाता है। तो इसमें फोकस दूरी जो है, यानी फोकस बाईं ओर है और किरणें वास्तव में काट रही हैं, तो ये फोकस दूरी वास्तविक है, और यहाँ किरण वास्तव में नहीं काट रही है, तो ये फोकस जो होता है आभासी होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है। दर्पण के बाईं ओर, जैसे हम लोग चतुर्थांश वाला नियम पढ़े हैं, हमने ये चित्र पढ़ रखा कक्षा 9 में भी। यक्स है, इधर यक्स डैश है, ये वाई है, वाई डैश है, ये मूल बिंदु ओ है। अगर हम मान लें कि हमने क्या किया, ये जो मूल बिंदु है यहां से ऐसे एक दर्पण को बना दिया, तो इतना तो बताया गया है गणित में कि ये जो मुख्य मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के जिस पर डैश नहीं लगा है उधर दूरी धनात्मक ली जाती है, जिधर डैश लगा उधर दूरी ऋणात्मक ली जाती है। यहाँ देखो, जिधर डैश नहीं लगा उधर प्लस है, और जिधर डैश लगा है उधर माइनस है। इसका चिन्ह पड़े होगे प्लस प्लस, एक्स का मान प्लस वाई का मान प्लस, यहाँ एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस, यहाँ एक्स का मान माइनस वाई का मान माइनस, यहाँ फिर एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस, वाई इसमें डैश है। तो ऐसे ही इसमें भी दूरी नापी जाती है। अगर दर्पण के बाईं ओर दूरी होगी, तो हमने कहा बाईं ओर डैश लगा है, तो डैश लगा है तो ये दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, और दाहिनी ओर जिधर डैश नहीं लगा दाहिनी ओर की धनात्मक होती है, ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो अगर दूरी जो है, चिन्ह परिपाटी की बात करें, दर्पण से दूरी की बात करें, तो दर्पण के बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, ऊपर की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ, और नीचे की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यह है दर्पण के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ये चित्र हमको नहीं भूलने वाला है, ये चतुर्थांश वाला। तो इसमें दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की ऋणात्मक, ऊपर की धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ये मुख्य, इसको मान लीजिए मूल बिंदु है पी को, पी यहाँ पर होता है बीचों बीच में जहां हमने ओ लिखा है, तो इसके बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक, यानी इसका फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो ऋणात्मक होती है। और इस चित्र में देखो, फोकस दाहिनी ओर मिला तो फोकस दूरी धनात्मक और इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। इस तरीके से हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का चिन्ह आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दाईं ओर है तो धनात्मक दाहिनी ओर, और बाईं ओर रहेगा तो ऋणात्मक। अगर मान लो कोई वस्तु रखी है ऐसे, इसके ऊपर रखी है, तो ऐसे सीधी वस्तु है, तो अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई इसकी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक है, और अगर ऐसे मान लो यहाँ पर कोई वस्तु ऐसे उल्टा रखी है तो इसकी ऊंचाई पूछा जाएगा तो ये ऋणात्मक होती है। तो ये है हमारा चिन्ह परिपाटी। इस तरीके से हम चिन्ह भी बता सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर पालिश किया जाता, कलई किया जाता है और धंसा हुआ तल परावर्तक होता है, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण है जिसके धंसे हुए भाग पर कलई की जाती है और उभरा हुआ तल परावर्तक होता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर कहते हैं, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो कनकेव में, कनकेव मिरर में कलई जो है उथले भाग पर, उभरे भाग पर की जाती है और अंदर का तल परावर्तक होता है, और इसमें कलई जो है गहरे भाग पर की जाती है उत्तल में, और उभरा हुआ भाग यानी उत्तल भाग परावर्तक होता है। तो ये जो है हम लोगों ने दर्पण का परिचय पढ़ लिया, दर्पण की चिन्ह परिपाटी को पढ़ लिया, हमने मुख्य फोकस क्या होता है इसके बारे में अध्ययन कर लिया। अगर पूछा जाए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर मिल जाती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यहां आके मिल जाती हैं, अवतल दर्पण में आके मिल जाती हैं, और उत्तल दर्पण में एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जिस बिंदु पर मिल जाती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। अब इसके बाद कुछ और नियम हैं, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ नियम हैं। अब 3 नियम हैं, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हैं। तीनों नियम हम बताते हैं क्या है। इसका पोल है, ध्रुव है, पोल है, पोल है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और सी और पी के बीचों बीच में एक बिंदु होता है, इसको हम मुख्य फोकस एफ कहते हैं। मुख्य फोकस एफ। ऐसे ही इसका भी बना लेते हैं, दोनों साथ साथ समझते हैं दोनों दर्पणों के लिए। पोल है, ये पोल है, इसका यहाँ पर सी है, इसका यहाँ पर एफ है, इसका सी है, एफ है, इसका वक्रता केंद्र है, फोकस एफ है।
तो हमने चित्र बना लिया। 3 नियम है। पहले नियम के लिए पहले ये चित्र दोनों, दूसरे नियम के लिए दोनों चित्र, तीसरे नियम के लिए दोनों चित्र। तो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद जितने भी चित्र बनेंगे इसी पर आधारित होंगे। तो पहला नियम है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जो इस तरीके से जाएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये यहां से टकराएंगे। और हमने बताया टकराने के बाद कहां से कहां के मिलती हैं, फोकस पर। ये किरणें यहाँ टकराएंगी, टकराने के बाद आकर मिलेंगी फोकस पर। यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस पर नहीं जाती है क्योंकि अपारदर्शी चित्र होता है। ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर पहला नियम बताते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण यहां भी और यहां भी, ये भी गोलीय दर्पण, ये भी गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है और यहाँ दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दोनों को एक साथ मिलाएं तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। ये नियम है। इसमें मुख्य फोकस से चली जाती क्योंकि फोकस वास्तविक है और यहाँ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है क्योंकि इसका फोकस आभासी होता है और किरणें जो है उसको पार दर्पण को नहीं कर पाती हैं। इसका दूसरा नियम है, इसी का बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई किरण ऐसे फोकस से होकर आ रही है, अब ये जब दर्पण से टकराएगी, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब ये दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ फोकस की ओर जाने वाली कोई किरण है जो लगता है कि ऐसे फोकस की ओर जा रही है, फोकस तक नहीं जाएगी लेकिन फोकस की ओर जाएगी। फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें जब यहाँ टकराएंगी तो टकराने के बाद इनका क्या होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। हम चाहे तो इसको नहीं खींचेंगे, ठीक, या खींच भी ले क्योंकि आभासी तो है ही और डाट डाट यहां दिखा भी सकते हो। तो जो किरण फोकस की ओर जा रही है, मुख्य फोकस की ओर, वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ जो किरण फोकस में से होकर जा रही है वो यहाँ परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका देखो, इसका दूसरा नियम है कि गोलीय दर्पण के फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में और फोकस की ओर जाने वाले, फोकस की ओर जाने वाले उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ दोनों में मुख्य अक्ष के समांतर ही होगी। तो दोनों नियम एक दूसरे का उल्टा है। पहले नियम का उल्टा दूसरा नियम है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, फोकस से लौट रही थी, यहाँ फोकस से जा रही मुख्य अक्ष के समांतर लौट रही है। बस इतना दोनों में अंतर है। और तीसरा नियम जो सबसे सरल है, अगर प्रकाश की कोई किरण मान लीजिए यहां वक्रता केंद्र से होकर ऐसे आ गई, सी से होकर, कोई किरण प्रकाश की अगर वक्रता केंद्र सी से होकर ऐसे चली आई तो जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से वापस भी चली जाएगी क्योंकि ये किरणें जो है दर्पण पर लंबवत पड़ती हैं। जिस रास्ते से आ रही है टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। इसमें सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें ये केवल जाती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में सी तक नहीं जाती है।
तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र सी की ओर जाने वाले उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती हैं, यहाँ भी अपने ही मार्ग से वापस लौट आती हैं। तो इस तरीके से ये परावर्तन के 3 नियम हैं और तीनों में से जब हम चित्र बनाएंगे तो तीनों नियमों में से किन्हीं 2 नियमों का हम प्रयोग करके हर चित्र को आसानी से बना सकते हैं। दर्पणों से संबंधित कोई भी चित्र होगा इन 3 नियमों के अतिरिक्त और नियम नहीं है, इसी नियम के द्वारा ही बनेगा।